हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम है फिर से हमारा अपना यूट्यूब चैनल HT स्टडी सेंटर में। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उर्दू का पहला चैप्टर। पहला चैप्टर का नाम है भाभी जान, ठीक है। यानी मुसन्निफ मुसन्निफ उसको बोलते हैं, राइटर को जो कहानी लिखता है, ठीक है ना। जो कोई चीज़ लिखता है उसको हम लोग मुसन्निफ बोलते हैं, यानी राइटर को मुसन्निफ बोलते हैं उर्दू में, ठीक। सोहेल अजीम आबादी, ठीक है। सोहेल अजीम आबादी एक चैप्टर लिखता है जिस चैप्टर का नाम है भाभी जान, ठीक है। सोहेल अजीम आबादी का जो असल नाम है वह सैयद मुजीबुर रहमान है। ये सोहेल अजीम आबादी तखल्लुस करते हैं सोहेल, ठीक है। इनकी पैदाइश कब हुई? 1911 में पटना में हुई। ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, ठीक है। सोहेल अजीम आबादी के बारे में पहले पूरे तरीके से पढ़ लेते हैं। आपके पास ये किताब होगी, किताब ओपन कर लीजिएगा, अपने सामने रख लीजिएगा, ठीक है। देखो हम पढ़ते हैं सोहेल अजीम आबादी की ज़िंदगी के बारे में पहले समझते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या करा, ठीक। देखो सोहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि सोहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है, तो आप आराम के साथ बता सकते हैं सोहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। इतना लिखने के बाद आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक। अब देखिएगा कि अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी में, यानी सोहेल अजीम आबादी अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी में शुरू शायरी भी करते थे। इब्तिदाई ज़िंदगी में यानी शुरुआती ज़िंदगी में शायरी भी करते थे, इसलिए सोहेल तखल्लुस करते थे। जो भी शायरी करता है वो लास्ट में अपना नाम जोड़ लेता है, यानी तखल्लुस कर लेता है, तखल्लुस जोड़ लेता है। इस तरह अदबी दुनिया में सोहेल अजीम आबादी के नाम से मशहूर हुए, ठीक। इनकी ज़िंदगी में ये अदबी दुनिया में, यानी इनकी उर्दू दुनिया में सोहेल अजीम आबादी के नाम से मशहूर हुए। सोहेल अजीम आबादी के नाम से ही इन्होंने उर्दू दुनिया में मशहूर हुए, ठीक। सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश, यानी सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? 1911 में पटना में हुई, ठीक। 1911 में पटना में हुई। सोहेल साहब एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, यानी मालदार ख़ानदान से, यानी ज़मींदार बोले तो जिनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा होती है, उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। 1 साल की उम्र में वालदा का इंतकाल हो गया। जब इनकी उम्र 1 साल हुए तब इनके वालदा का, यानी अम्मी जान की इंतकाल हो गई, ठीक है। इंतकाल हुई सोहेल अजीम आबादी 1 साल की उम्र में हुए, उनके वालदा का इंतकाल हो गया और परवरिश नानियाल में हुई, यानी नानी के यहाँ इनकी परवरिश हुई, ठीक। एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में वहीं इब्तिदाई तालीम और तरबियत हासिल हुई, यानी नानिहाल में एक मौलवी की सरपरस्ती में वहीं इब्तिदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम हासिल हुई वहीं पे नानिहाल के यहाँ। वैसे इनका आबाई वतन शाहपुर भदौल है। शाहपुर भदौल है, जो पटना ज़िला में ही वाक़ है। शाहपुर भदौल पटना ज़िला में ही वाक़ है, स्थित है, ठीक। उस्ताद तबाह की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सके, यानी पैसे की वजह से, यानी घर की हालात की वजह से ऊंची तालीम हासिल नहीं कर सके। अगरचे मुजफ्फरपुर, हैदराबाद और कलकत्ता जैसे इल्मी मराकज़ में क़याम पसीर रहे। इब्तिदा शुरू शायरी से की। इब्तिदा इन्होंने शायरी से की, लेकिन आगे चलकर अफसाना निगारी की तरफ माइल हुए। फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और बेशुमार अफसाने लिखे। इब्तिदा शुरू में, यानी शुरुआती ज़िंदगी में इन्होंने शायरी से ही ज़िंदगी शुरुआत की, लेकिन आगे चलकर अफसाना निगारी की तरफ माइल हुए। बाद में अफसाना भी लिखने लगा, ठीक। फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और बेशुमार अफसाने लिखे, यानी बेशुमार, बेइंतहा, बहुत ज़्यादा अफसाने लिखे इन्होंने। सोहेल अजीम आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजिमत इख्तियार की। ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजिमत इख्तियार की। इस मुलाजिमत के सिलसिले में दिल्ली में रहे, ठीक है। जब ये मुलाजिमत कर रहे थे, ये मुलाजिमत के सिलसिले में, यानी मुलाजिमत बोले तो नौकरी के सिलसिले में कहाँ रहे? दिल्ली में रहे। फिर इनका तबादला श्रीनगर कश्मीर हो गया। इनकी तबादला यानी जगह चेंज हो गया। कहाँ हो गया? कश्मीर हो गया। फिर वो वापस पटना चले आए। वहाँ से फिर कहाँ चले आए? पटना चले आए, जहाँ इनकी पैदाइश हुई थी, ठीक। पटना चले आए और मुलाजिमत से इस्तीफ़ा दे दिया, यानी मुलाजिमत से इस्तीफ़ा दे दिया कि हम मुलाजिमत अब नहीं करेंगे। इससे पहले सहाफ़त में भी मसरूफ़ रहे, रिसाले निकाले और एक रोज़नामा अखबार साथी का इजरा किया। इनका एक अखबार है, रोज़नामा अखबार साथी का इजरा किया। सोहेल अजीम आबादी ज़िंदगी भर उर्दू की तरवीज व इशाअत में मसरूफ़ रहे। चुनांचे इन्होंने छोटा नागपुर के इलाके में 5-7 वर्षों तक उर्दू की तरवीज व इशाअत का काम किया, यानी उर्दू में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, ठीक है। ज़मींदाराना माहौल से ताल्लुक़ और छोटा नागपुर के क़याम ने उनके अफसानों के मौज़ूआत मुतय्यन कर दिए, यानी छोटा नागपुर में इन्होंने अपने क़याम बोले तो ठहरने की जगह, अफसानों के मौज़ूआत मुतय्यन कर दिए। इनके अक्सर व बेशतर अफसाने ज़मींदारों के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़, मज़दूरों और कमज़ोर तबक़ों के
हुकूक जैसे मौज़ूआत से मुताल्लिक़ है। इन्होंने जितने भी अफ़साने लिखे अपनी ज़िंदगी में, उस अफ़साने में ज़्यादातर क्या लिखा, ज़मींदारों के ऊपर लिखा है, ठीक है? मज़दूर, जो लोग मज़दूर करते हैं, मालदार के पास यानी ज़मींदार के पास जो लोग मज़दूर करते हैं, मज़दूरों के काम करते हैं, कमज़ोर तबकों के हुकूक यानी हक़ की जैसे मौज़ूआत से मुतल्लिक़ है। सुहेल अज़ीम आबादी की तख़लीक़ात में उनके 3 अफ़सानी मजमूए, 4 चेहरे, अलाओ और आदमी के रूप हैं। पूछा जाता है एग्ज़ाम में, सुहेल अज़ीम आबादी की तख़लीक़ात में, यानी तख़लीक़ात बोले तो यानी कि तख़लीक़ात में इनके 3 अफ़सानी मजमूए, 4 चेहरे। 3 अफ़सानी मजमूए इन्होंने लिखा है, 4 चेहरे मजमूए, ठीक है? 4 चेहरे, अलाओ और आदमी के रूप। याद कर लेना, 4 चेहरे, अलाओ और आदमी के रूप है। और एक नाविल बेजड़ के पौधे हैं। इनके एक नाविल इन्होंने एक नाविल लिखा है, जो नाविल का नाम है बेजड़ के पौधे, ठीक है? नाविल का नाम क्या है? बेजड़ के पौधे हैं। इन मजमुओं के अलावा सुहेल के अफ़सानों की तादाद 125 तक पहुँचती है। लगभग इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 125 तक अफ़साने लिखे हैं। 1980 में सुहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल हो जाता है, ठीक? 1980 में इनका क्या हो जाता है? इंतकाल हो जाता है। सुहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल 1980 में हो जाता है। यह किताब में लिखा हुआ है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, ठीक? अब देखो, इन्होंने जो अफ़साना लिखा है अपनी ये जो निसाब में है, अपनी जो किताब में है, अपनी जो सिलेबस में है, इन्होंने एक अफ़साना लिखा है भाभी जान, यानी भाभी जान के ऊपर इन्होंने एक अफ़साना लिखा है सही करके, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक? देखिए, अफ़साना लिखा हुआ है, जब रुक़िया भाभी याद आती है तो मेरा सर खुद ब खुद जज़्ब एहतराम से झुक जाता है। जब रुक़िया भाभी मुझे याद आती है तो मेरा सर खुद ब खुद जज़्ब एहतराम से झुक जाता है। इतना एहतराम करते हैं भाभी जान की, ठीक? और ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनकी ज़ात सरापा रोशनी है, उनकी जो ज़ात है सरापा रोशनी है, रोशनी की तरह चमक रही है भाभी जान। उनकी याद के साथ-साथ मुझे वो शमा याद आ जाती है, शमा रोशनी को बोलते हैं, वो रोशनी मुझे याद आ जाती है, जो कलीसिया की ऊँची कुर्बानगाह, ठीक है? कलीसिया की ऊँची कुर्बानगाह पर जलती और पिघलती रहती है। कलीसिया की ऊँची कुर्बानगाह, जहाँ ईसाई लोग अपनी इबादत करने जाते हैं, वहाँ पे मोमबत्ती वगैरह जलते हैं, ठीक? और वो मोमबत्ती जलती पिघलती रहती है, और जब पादरी इबादत ख़त्म करके कुर्बानगाह से उतर जाता है, जो लोग इबादत करने जाते हैं और जब पादरी इबादत ख़त्म करके कुर्बानगाह से उतर जाता है, यानी जो इबादत करके चला जाता है, तो भी वो खामोश ज़बान से खुदावंद यीशु का पैगाम सुनाती रहती है, और पैगाम सुनाती रहती है, जब दूसरों का गुनाह बख्शवाने के लिए सलीब पर चढ़ाया गया, मगर वह जो अब तक ज़िंदा है, ठीक? और क़यामत तक ज़िंदा रहेगा और सबको निजात दिलाएगा। देखो आगे लिखा हुआ है, रुक़िया भाभी की ज़ात मुझे ऐसी ही शमा मालूम होती है, रुक़िया भाभी की ज़ात मुझे एक ऐसी रोशनी मालूम होती है, जो जलती और पिघलती रहती है, लेकिन रोशनी फैलाती और कुछ कहे बगैर भी हर वक़्त एक पैगाम सुनाती रहती है। कुछ कहे बगैर भाभी जान एक क्या करता है? एक पैगाम सुनाती रहती है, ऐसा पैगाम जो अमर है, जो ज़िंदा रहे, ठीक है? भाभी ने सुबह सवेरे आवाज़ दी, ठीक? खैर तो है शहज़ादे, घोड़े बेचकर सोए हुए हो, ठीक है? घोड़े बेचकर सोए हो, चाय ठंडी हो रही है। यानी इनके देवर है, जो देवर का नाम है क्या? अख्तर नाम है, ठीक है? अख्तर से कह रहे हैं, खैर तो है शहज़ादे, घोड़े बेचकर सोए हो, चाय ठंडी हो रही है, ठीक? अपने अख्तर से कह रहे हैं कि चाय शहज़ादे, घोड़े बेचकर सोए हो, चाय ठंडी हो रही है। भाभी की आवाज़ सुनकर मैं उठ बैठा और वो मुस्कुरा दी और बोली, ठीक? भाभी की आवाज़ सुनकर अख्तर उठ बैठा, वो मुस्कुराई और बोली, भाई बात बात यह है कि ठंडी चाय मुझसे पी नहीं जाती। अख्तर कह रहे हैं भाभी जान से कि ठंडी चाय मुझसे पी नहीं जाती और बच्चों को स्कूल भेजना है। बच्चों को स्कूल भेजना भी है। भाभी जान कह रही है कि बच्चों को भी पी नहीं जाती और बच्चों को स्कूल भेजना है। भाभी यही तो मुसीबत है। अख्तर कह रहे हैं, भाभी यही तो मुसीबत है आपके साथ, सुबह हुई और उठाकर बैठा दिए। यानी सुबह हुई और उठाकर बैठा दिए, यही मुसीबत है। ये हम लोगों को भी आप तालिबे इल्म समझती हैं। या अख्तर कह रहे हैं कि हम लोगों को, यानी अपनी देवर को, अख्तर कह रहे हैं अपनी देवर को भी तालिबे इल्म समझते हैं, यानी स्टूडेंट समझते हैं। जब मर्जी तब उठा दिए। भाभी बोली, तो आज तुम कौन बूढ़े हो चुके हो? भाभी जान कह रही है अख्तर से, आज तुम कौन से बूढ़े हो चुके हो भाई, उठो जल्दी उठो, उठो, लेट हो रहा है, ठीक? भाभी ने हाथ पकड़ा और बिस्तर से खींच लिया। भाभी ने अख्तर के हाथ पकड़ा और बिस्तर से खींच लिया। मैं ज़मीन पर खड़ा हो गया। अख्तर क्या? ज़मीन पर खड़ा हो गया। वो हँसने लगी, भाभी हँसने लगी। मैं बोला, शुक्र है मैं आपका स्टूडेंट नहीं हुआ, ठीक है? मैं अख्तर कह रहे हैं भाभी जान से कि अल्लाह का शुक्र है मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूँ। स्टूडेंट होते तो आप पता नहीं कैसा सलूक करते हमारे साथ।
बातें ना बताओ, बातें ना बनाओ, भाभी जान कह रही है बातें ना बनाओ अख्तर, चाय ठंडी हो रही है, बच्चे बैठे हैं, बच्चे को स्कूल भी भेजना है, चाय ठंडी हो रही है, बच्चे बैठे हैं। भाभी जान कह रही है चाय ठंडी हो रही है, बच्चे बैठे हैं, लेकिन मुझे नींद आ रही है भाभी। अख्तर कह रहे हैं मुझे नींद आ रही है भाभी, रात भर नहीं सो सका हूँ, रात भर नहीं सो सका हूँ। मैंने एहतजाज करते हुए कहा, भाभी ने एहतजाज करते हुए कहा, चाय के बाद दूसरी कस्त सो लेना, यानी चाय के बाद फिर से सो लेना। ठीक, कस्त का लफ्ज सुनकर मैं हंस पड़ा। ठीक है, अख्तर हंस पड़ा और वो बोली, भाभी वो बोली, शायर होकर दाद नहीं देते, शायर होकर दाद नहीं देते, क्या लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है। अगर नवाबान ओध बाकी होते तो इस एक लफ्ज के इस्तेमाल पर एक जागीर तो जरूर बख्श देते। चलो भाई तुम जरा जल्दी करो, इतना ही सही। भाभी जान कह रही है, भाभी जान कह रही है चलो भाई तुम जरा जल्दी करो, जरा जल्दी उठो, इतना ही सही। और भाभी खाने के कमरे में चली गई। भाभी कहाँ चली गई, खाने के कमरे में, जो किचन वगैरह होती है खाना बनाने के लिए। भाभी खाने के कमरे में चली गई। और जब थोड़ी देर में मैं मेज पर पहुंचा तो बच्चे चाय खत्म कर रहे थे। नन्ही रिहाना बोली, जब अख्तर थोड़ी देर में कहाँ पहुंची, मेज पर पहुंचा। ठीक है, थोड़ी देर में मैं मेज पर पहुंचा तो बच्चे चाय खत्म कर चुके थे, बच्चे चाय खत्म कर रहे थे। नन्ही रिहाना बोली, नन्ही रिहाना भाभी जान की लड़की है, चचा जान हम लोग चाय खत्म कर चुके हैं। नन्ही रिहाना क्या कह रही है भाभी जान से कि चचा जान हम लोग चाय खत्म कर चुके हैं, अब आप हमारी झूठी चाय पीजिए। ठीक है, रिहाना कह रही है कि चाचा जान हम लोग चाय खत्म कर चुके हैं, अब जो मेरी झूठी चाय बची है आप उसको पीजिए। स्कूल की लारी ने हारन बजाया और बच्चियां ताली बजाती हुई बाहर चल दिए। या जब स्कूल की गाड़ी आती है तो हरन बजाया, गाड़ी वालों ने हरन बजाया और बच्चियां क्या करता है, ताली बजाते हुए, बच्चियां क्या करती है, ताली बजाते हुए बाहर चली जाती है। भाभी ने चाय ढालकर मेरी तरफ बढ़ाई और बोली, भाभी जान चाय ढालकर अख्तर की तरफ बढ़ाई और बोली, अगर तुम जवान इतनी देर तक सोते रहोगे तो क्या करोगे। यानी अभी जवान हो, अभी काम करने का वक्त है, सोने का वक्त नहीं है, अभी तुम इतना सोते रहोगे तो क्या करोगे। शेर कहूंगा और क्या करूंगा। अख्तर कह रहे हैं शेर कहूंगा और क्या कहूंगा, ठीक, और कुछ नहीं। भाभी माने खेज अंदाज से मुस्कुराई, भाभी मुस्कुराई यानी खेज अंदाज से मुस्कुराई। मैं कुछ छिप सा गया। भाभी की मुस्कुराहट बहुत दूर तक इशारे कर रही थी। फिर वह आहिस्ते से बोली, ठीक है, भाभी आहिस्ते से बोली, तुम्हारे भाई जान ठीक 4 बजे उठ बैठते थे। यानी जो शोहर हैं, भाभी जान के जो शोहर हैं, वो 4 बजे उठ बैठते थे, 4 बजे ही उठ जाते थे, उठ बैठते थे और चाय पीकर काम शुरू कर देते थे। ठीक है, अख्तर के जो बड़े भाई हैं वो 4 बजे ही उठ जाते थे और चाय पीकर काम शुरू कर देते थे। शुरू में तो मुझे भी बड़ा जबर होता था, लेकिन आज सुबह उठने की आदत काम आ रही है। यानी भाभी जान कह रही है अख्तर से कि शुरू में मुझे भी परेशानी हो रही थी उठने में, लेकिन अब आदत हो गई है उठने की, अब आदत हो गई उठने की। मैंने पलट कर देखा, भाभी की सिंगार मेज पर नन्हे भाई की खूबसूरत सी रंगीन तस्वीर रखी हुई थी। जो सिंगार होती है, लड़कियों की जो सिंगार मेज होती है, उस मेज पर नन्हे भाई की खूबसूरत सी, नन्हे भाई यानी भाभी के शोहर के खूबसूरत तस्वीर रखी हुई थी। वो मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, वो मुस्कुरा रहे थे। इस तस्वीर के पास भाभी और बच्चों की तस्वीर थी। यानी जहाँ तस्वीर भाई जान के थे, भाभी जान के शोहर की जो तस्वीर थे वहाँ पे, वो उस तस्वीर के पास बच्चों की भी तस्वीर थी। अब सिंगार मेज नाम का था, सिर्फ सिंगार मेज नाम का था। इस पर बच्चों की किताबों का ढेर था। उस पर क्या था, उस पर बच्चों के किताबों का ढेर था और शायद एक कंघी के अलावा मेज पर सिंगार की कोई दूसरी चीज भी नहीं थी। सिर्फ सिंगार पर एक मेज सिंगार की कंघी के अलावा मेज पर कुछ नहीं रखा हुआ था। सिर्फ सिंगार मेज पर क्या रखा हुआ था, एक कंघी रखी हुई थी। ठीक है, एक कंघी रखी हुई थी। रुकैया भाभी उदास हो गई और बोली, रुकैया भाभी क्या होगी, उदास हो गई और बोली, अख्तर न जाने तुम्हारे भाई जान आज किस हाल में है। यानी जो भाभी जान के जो शोहर है, उनको जो है ना सियासत से दिलचस्पी थी, यानी पॉलिटिकल में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी थी, राजनीतिक में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी थी। ठीक है, देखो उनके मुकदमे का क्या होता है। यानी भाभी जान के जो शोहर है, उनको सियासत से दिलचस्पी थी, उनको एक जेल हो गया था। ठीक है, उनको जेल हो गया था। तो भाभी जान कह रही है देखो उनके मुकदमे का क्या होता है। अख्तर से कह रहे हैं देखो तुम्हारे भाई का मुकदमे का क्या होता है। 1000 मील 1000 मील की दूरी पर मैं उनके कोई काम भी नहीं आ सकती। 1000 मील है, मैं उनके कोई काम नहीं आ सकती। वो जेलों में बंद है। चंद ही दिनों में उनके मुकदमे का फैसला होने वाला है। चंद दिनों में यानी थोड़ी दिन में ही उनके मुकदमे का फैसला होने वाला है।
भाभी जो हमेशा फूल की तरह हँसने और बुलबुल की तरह चहकते रहने की आदी थी, बिल्कुल उदास और चुप थी। यानी भाभी जान के जो शौहर थे, वो जेल के अंदर था और ज़ाहिर-सी बात है जब किसी घर के अंदर कोई किसी बीवी की शौहर अगर जेल में हो तो उस बीवी की चेहरे बिल्कुल उदास से होने लगती है, ठीक है? यकायक किसी के पाँव की चाप सुनाई दी, फिर आवाज़ आई। बाहर से कोई लड़की आई है, पाँव की चाप सुनाई दी, जब चलते हैं तो आवाज़ आती है पाँव की चाप सुनाई दी, फिर आवाज़ आई, मैं आ सकती हूँ, कोई लड़की आया है बाहर से, ठीक है ना? कोई लड़की आई है बाहर से और वो कह रही है कि मैं आ सकती हूँ अंदर। तो भाभी जान कह रही है कि आ जाओ। भाभी ने कहा आ जाओ। भाभी ने क्या कहा आ जाओ। और एक जवान सी लड़की कमरे में दाखिल हुई। एक जवान सी लड़की कमरे में दाखिल हुई। भाभी ने देखते ही कहा आओ शम्मी चाय पियो। यानी वो लड़की कौन थी? शम्मी थी। भाभी जान पहचान गई शम्मी है और शम्मी से कह रही है आओ शम्मी चाय पियो। मैं आज शाम को तुम्हारे घर जाने वाली ही थी। भाभी जान कह रही है शम्मी से कि मैं आज शाम तुम्हारे घर जाने वाली ही थी। बुन दिए तुमने स्वेटर, यानी स्वेटर बुनने के लिए दिए थे। भाभी जान ने स्वेटर बुनने के लिए दिए थे। शम्मी को पूछ रही है भाभी जान, बुन दिए तुमने स्वेटर? वही लेकर आई हूँ। शम्मी कह रही है मैं वही स्वेटर लेकर आई हूँ। ऊन बच गया था, यानी जो ऊन होता है स्वेटर बुनने का जो ऊन होता है, शम्मी कह रही है ऊन बच गया था तो मैंने टोपी और मोजे भी बुन दिए। जो ऊन बच गया था उन ऊन से क्या कर दिए? टोपी और मोजे भी बुन दिए। बहुत अच्छा किया तुमने, लो चाय पियो। बहुत अच्छा किया तुमने। भाभी जान कह रही है कि शमी तुम बहुत अच्छा किए, जो ऊन बच गए थे उन उनसे तुम क्या किए? स्वेटर भी क्या बुन दिया? टोपी बुन दी और मोजे भी बुन दिए। बहुत अच्छा किया, लो चाय पी लो। और चाय की प्याली लड़की के सामने बढ़ा दी। चाय की प्याली लड़की के सामने बढ़ा दी। लड़की मेरी मौजूदगी में कुछ शर्मा रही थी, यानी उनके सामने कुछ शर्मा रही थी लड़की। बोली मैं चाय पी चुकी हूँ। शमी कह रही है भाभी जान से कि मैं चाय पी चुकी हूँ, फिर भी पी लो। भाभी जान कह रही है फिर भी पी लो, थोड़ी सी पी लो, शर्माती क्यों हो? ये है मशहूर शायर अख्तर, यानी भाभी के जो देवर है अख्तर, वो उनके पास ही बैठे थे अख्तर। तो उनसे कह रही है, शमी से कह रही है, भाभी जान शमी से कह रही है ये है मशहूर शायर अख्तर, तुम्हारे बड़े भाई हैं। तुम्हारे बड़े भाई हैं। मैं नाश्ता ख़त्म कर चुका था, उठ खड़ा हुआ। भाभी मैं ज़रा शहर से हो आऊँ, ठीक है? अख्तर कह रहे हैं भाभी से कि भाभी मैं ज़रा शहर से हो आऊँ, जाओ मुझे भी ज़रा अस्पताल जाना है। भाभी कह रही है जाओ तुम, मुझे भी ज़रा अस्पताल जाना है, चलो शम्मी तुम भी साथ। भाभी कह रही है शम्मी से कि चलो शम्मी तुम भी साथ चलो। मैंने कमरे की खिड़की से भाभी को बंगले के अहाते से बाहर जाते देखा। यानी जब कमरे की खिड़की से, जो कमरा होता है उनकी खिड़की से भाभी को बंगले के अहाते से बाहर जाते देखा बंगले के अहाते से। उनके हाथ में दूध की वो बोतल थी जो बहुत देर से मेज पर रखी हुई थी। यानी भाभी जान के हाथ पर एक वो दूध की बोतल थी। वो दूध की बोतल कहाँ पर रखी हुई थी? मेज पर रखी हुई थी। ये तो मुझे 2 दिन के बाद मालूम हुआ कि भाभी के एक पुराने मुलाजिम की बेटी अस्पताल में है। यानी भाभी की जो पुराने मुलाजिम थे, पुराने जो नौकर थे, वो उनकी बेटी अस्पताल में है। 2 महीने पहले उसके शोहर का इंतकाल हो गया था। 2 महीने पहले उनकी उसके शोहर का इंतकाल हो गया था, ठीक है? और उसके बच्चे पैदा हुआ है। उसका कोई भी देखने वाला नहीं है। उनके देखने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए भाभी जान दूध के प्याले और उनकी खर्चा लेकर जा रही थी, ठीक? भाभी खुद ही दोनों वक्त दूध की बोतल लेकर 2 फरलांग पैदल जाती और दूध पहुंचाती है। और स्वेटर और मोजे उसी बच्चे के लिए बनवाए थे, यानी उसी बच्चे के लिए बनवाए थे, ठीक है? क्योंकि दूसरी का यानी सर्दी का मौसम शुरू हो रहा था, इसलिए उनके लिए स्वेटर मोजे और क्या बनवाए थे? टोपी बनवाए थे, ठीक? और शम्मी उनके कॉलेज की एक गरीब तालिब इल्म थी जो सिर्फ उनकी मदद के सहारे पढ़ रही थी। किन के मदद के सहारे? यानी भाभी जान के सहारे से, भाभी जान की मदद से शम्मी एक लड़की, गरीब लड़की है जो भाभी जान की मदद से पढ़ रही थी। भाभी से मेरी सिर्फ दूसरी या तीसरी मुलाकात थी, ठीक? शम्मी के लिए भाभी से मेरी सिर्फ दूसरी या तीसरी मुलाकात थी। अलबत्ता ख़त किताबत बहुत ज़्यादा थी। ख़त किताबत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन 3 दिन साथ रहकर मालूम हुआ कि वह आदमी नहीं मशीन थी। जो भाभी जान है वो आदमी नहीं मशीन थी, हर वक्त काम में लगी रहती थी। सुबह उठकर काम शुरू कर देती सुबह उठकर काम शुरू कर देती। उनका ज़माना भी बिल्कुल बदल चुका था। पहले बहुत अलग था, लेकिन उनका ज़माना बिल्कुल बदल चुका था। कभी 4-5 नौकर और मामाएं होती थी। पहले के ज़माने में भाभी जान बहुत बढ़िया घर से थी, ख़ानदानी आदमी थी, ठीक है ना? ख़ानदानी यानी बहुत इज़्ज़तदार ख़ानदान से थे, बहुत बड़ी घर से थी, ठीक है ना?
उनके मामाई, उनके घर 5 नौकर और मामाई होती थी। अब उनके पास सिर्फ एक नौकर था, भाभी जान के पास सिर्फ एक नौकर था, जो बाजार से सौदा लाता था और खाना भी पकाता था। बाजार से सौदा भी लाता था और खाना भी पकाता था। फिर रुपयों की भी बड़ी तंगी थी, रुपयों की बड़ी तंगी थी। जब उनके शौहर जेल चले गए थे तो रुपयों की तंगी तो आई गई ही, ठीक है ना। रुपयों की तंगी थी। अब उनके पास सिर्फ एक नौकर था जो बाजार से सौदा लाता था और खाना भी पकाता था। फिर रुपयों की भी बड़ी तंगी थी। पहले वह हजारों रुपये माहवार माहवार अपने शौक पर खर्च कर दिया करती थी। पहले वह हजारों रुपये एक महीने में खर्च कर देती थी। अब 400 रुपये माहवार पर एक कॉलेज में लेक्चरर थी। 400 रुपये एक कॉलेज पर लेक्चरर थी। 400 रुपये महीने एक कॉलेज पर पढ़ा रही थी, ठीक है। भाभी जान पढ़ा रही थी, पढ़ा लेक्चरर थी। और 50 रुपये माहवार एक लड़की को पढ़ाने के मिलते थे। एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाती थी। उस ट्यूशन से 50 रुपये मिलते थे। और जहाँ पर एक कॉलेज है जहाँ पर वो नौकरी करती थी, वहाँ से कितने रुपये महीने थे उनके? 400 रुपये, यानी 450 रुपये महीने मिलते थे उनको। ले देकर यही उनकी आमदनी थी, 450 रुपये महीने ले देकर यही उनकी आमदनी थी। और खर्च जो है वो अपनी जगह पर है। और सैलरी इनकी 400 रुपये है। बल्कि कुछ ज्यादा ही अपने और बच्चों का खर्च होता तो किसी तरह पूरा हो जाता। खर्च अपनी जगह थी और बच्चों का खर्च होता तो किसी तरह पूरा हो जाता, लेकिन वो भी बढ़ गया था। खर्च भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बच्चों और अपनी जरूरतों के अलावा एक मुस्तकिल रकम उन्हें हर महीना मजदूरों और तालिबे इल्म को अंजुमनों को दुनिया देना पड़ती थी। यानी जहाँ पे भी अंजुमन होता है, जहाँ पे प्रोग्राम किया जाता है, और तालिबे इल्म जो गरीब तालिबे इल्म थे उनको पैसे देना पड़ता था, ठीक है। कॉन्फ्रेंसों और जलसों में शिरकत के लिए किराया अदा करना पड़ता था। कई गरीब लड़कियां सिर्फ उनकी मदद से पढ़ रही थी। किनकी मदद से? भाभी जान की मदद से। देखो भाभी जान की कितनी बड़ी अहम बातें हैं इनमें। भाभी जान कितनी सारी मेहनत करती थी, बहुत सारी मेहनत करती थी। भाभी जान की जब शादी रुकैया भाभी से हुई थी, यानी भाभी जान नहीं, भाईजान की जब शादी रुकैया भाभी से हुई थी, तो हम लोगों का आम ख्याल था, यानी आम लोगों का यह ख्याल था कि यह शादी कामयाब नहीं हो सकती है। यह शादी कामयाब नहीं हो सकती है। एक तरफ भाईजान थे जिन्हें ऐसी सियासत से शौक था, ऐसी राजनीतिक से शौक था, जो बार बार उन्हें जेल भिजवाया करती थी। बार बार उनको जेल जाना पड़ता था। और दूसरी तरफ भाभी जान थी जो नाजों की पाली थी, बहुत बड़े खानदान में पाली थी। और ऐसी माहौल में बढ़कर जवान हुई थी। ऐसे माहौल में बढ़कर जवान हुई थी भाभी जान, जिसमें अपनी ही जात सब कुछ होती है। अपनी ही जात, जब बड़े बड़े घर में जो है ना, लड़कियों को काम करने नहीं दिया जाता है। उनके घर मुलाजिम होता है काम करने के लिए, उनको चाय तक बनाने नहीं देते हैं, ठीक है। मुलाजिम होती थी जिसमें अपनी ही जात सब कुछ होती है। और हम लोगों ने शादी की खबर सुनते ही सोच लिया था कि भाभी जिस तरह अभी मैके में शान से रहती है, यानी माँ के यहाँ शान से रहती है, रहा करेगी। और भाई जान जेल में रहेंगे। और बाज़ों का तो यह ख्याल था कि भाई जान भी सियासत के चक्कर से निकल कर बैरिस्टरी करेंगे, यानी वकालत करेंगे, और अपनी आलीशान कोठी में शान की ज़िंदगी गुजारेंगे। या फिर आराम कुर्सी वाली सियासत चलेगी और किताबों की बातें दोहराएंगे, यानी ज़िंदगी बहुत बढ़िया चलेगी, बहुत सही तरीके से चलेंगे। लेकिन सबका ख्याल गलत निकला। सबका ख्याल, आदमी सोचने लगा कि यह सियासत से दिलचस्पी रखते हैं और इनको आलिशान कोठी में शान की ज़िंदगी गुजारेंगे ये लोग। ये फिर आराम कुर्सी वाली सियासत चलेगी और किताबों की बातें दोहराएंगे। लेकिन सबका ख्याल गलत निकला। भाई जान ने रुकैया भाभी को अपने रंग में जल्द ही रंग दिया। अपने रंग में, यानी अपने चाल चलन ढलन में जल्द ही भाभी जान को रंग दिया। और वो कदम ब कदम साथ चलने लगी। और शादी के बाद जैसे ही भाईजान गिरफ्तार हुए और उन्हें 2 साल की सज़ा हो गई। शादी हुई है, कुछ दिनों के बाद गिरफ्तार हो गए भाईजान, और उनको कितने साल की सज़ा हो गई? 2 साल की सज़ा हो गई, ठीक है। भाभी जान ने अपने लिए राह तलाश कर ली। जब उनकी गिरफ्तार हो गई, भाईजान की गिरफ्तार हो गए, तो भाभी जान ने अपनी राह तलाश कर ली कि मुझे कैसे ज़िंदगी गुजारना है, ठीक है। बीए वो पहले ही कर चुकी थी, यानी भाभी जान बीए शादी से पहले ही कर चुकी थी। जल्द ही तैयारी करके एमए कर लिया। और जल्द ही तैयारी करके क्या कर लिया? एमए कर लिया। और कॉलेज में लेक्चरर हो गई, यानी कॉलेज में नौकरी लग गई। और एकलौती बच्ची की देखभाल में लग गई। एक लड़की भी हो गई थी, एक बच्ची भी हो गई थी, उनकी देखभाल में लग गई। 2 साल के बाद जब फिर भाईजान जेल से आए, 2 साल के बाद जब भाईजान फिर से जेल से आए,
अपनी सरगर्मियों में रहे, यानी सरगर्मियों में रहे और भाभी जान काम करती रही। फिर 2 बच्चे और हुए, यानी 2 बच्चे और हुए, उन्हें पालती रही। अब भाईजान 3 साल से नज़रबंद थे। भाईजान को 3 साल की सज़ा फिर से हो गई थी, नज़रबंद थे और उन मुकदमे चल रहा था, उन पर मुकदमा चल रहा था। भाभी जान बेशुमार जिम्मेदारियों और गम का बोझ उठाए फिरती थी। बहुत सारे गम उनकी ज़िंदगी में आ गए थे, यानी 2 साल के बाद आने के बाद फिर उनको 3 साल की सज़ा हो गई, ठीक है। लेकिन उनका चेहरा कभी मैला नहीं होता था, उनका चेहरा कभी मैला नहीं होता था। हमेशा खुशी के साथ रहती थी भाभी जान, हमेशा बिल्कुल नो टेंशन रहती थी, काम करती थी, ये मशीन की तरह काम करती थी। ये बैठा नहीं रहती थी वो, हमेशा बैठी नहीं रहती थी, हमेशा काम करती रहती थी। बल्कि ऐसा मालूम होता था कि वो अपने गम को अपने लिए मुसर्रत समझने लगी, यानी जो उनके गम थे, उनके गम को वो खुशी समझने लगी कि मेरी यही खुशी है, और गम में भी खुशी का पहलू निकाल ही लेती है। वह सुबह सवेरे उठती, बच्चों को नहलाती, उनके कपड़े बदलती, खुद नहा धोकर तैयार हो जाती, बच्चों को खिला पिलाकर 7 बजे स्कूल भेज देती। सुबह उठती, बच्चों को नहलाते, उनके कपड़े बदलती, खुद नहा धोकर तैयार हो जाती, बच्चों को खिला पिलाकर 7 बजे स्कूल भेज देती। फिर मिलने वालों का सिलसिला शुरू हो जाता। जो लोग उनको उनके साथ आते थे, उनके पास आते थे मिलने-जुलने के लिए, मशवरा लेने के लिए, ठीक है। सिलसिला शुरू हो जाता, तरह-तरह के लोग उनसे मिलने आते, इनसे भाभी जान से मिलने आते, तरह-तरह के लोग मिलने आते और तरह-तरह की फ़रमाइशें करती। कोई उनसे मुलाज़िमत के लिए सिफ़ारिश करने को कहता, कोई उनसे कहता कि मुलाज़िमत की सिफ़ारिश करने को कहता, कोई किसी और काम के लिए। सब आदमी उन्हें बड़े आदमी की बीवी और बहू समझते थे। सब आदमी उनको क्या समझते थे? बड़े आदमी की बीवी और बहू समझते थे। कोई ये नहीं समझता था कि भाभी जान का ताल्लुक अब बड़े लोगों से सिर्फ़ छोटे लोगों की वजह से रह गया है। वो बड़े लोगों के पास सिर्फ़ सिफ़ारिशें लेकर जाती है, ठीक है? बड़े लोगों के पास क्या लेके जाती है? सिफ़ारिशें लेकर जाती है, वरना बड़े लोगों से अब उन्हें दूर का भी कोई वास्ता नहीं। भाभी कॉलेज जाती और वहाँ भी पढ़ाने के अलावा हर लड़के के मामलात में दिलचस्पी लिया करती। पढ़ाती है और हर लड़के के मामले में क्या करता है? दिलचस्पी लिया करती। कॉलेज से आकर पाबंदी के साथ कई-कई खत रोज़ लिखती। यानी कॉलेज से आकर बहुत सारी खत लिखती थी। भाभी कॉलेज जाती और वहाँ भी पढ़ाने के अलावा हर लड़के के मामलात में दिलचस्पी लिया करती। कॉलेज से आकर पाबंदी के साथ कई-कई खत, यानी बहुत सारे खत रोज़ लिखती और उन्हें डाक में डलवाती। आम तौर पर ये खतूत नए लिखने वालों के नाम होते थे। जो खत लिखते थे, खत की जमा खुतूत है। खुतूत नए लिखने वालों के नाम होते थे, जो हर रोज़ उन्हें खत लिखा करते थे, ठीक है? जो हर रोज़ उन्हें उन्हें खत लिखा करते थे, उन्हें खत लिखा करते थे। भाभी ने महज़ दिल बहलाने और वक़्त काटने के लिए लिखना शुरू किया था। क्या दिल बहलाने और वक़्त काटने के लिए शुरू किया था, मगर वो बहुत अच्छा लिखने लगी थी। भाभी जान बहुत अच्छा लिखने लगी थी और नए लिखने वाले उनसे मशवरे तलब करते थे। तलब करते थे, जो नए-नए लिखते थे, उनसे मशवरा तलब करते और वो बड़ी मोहब्बत के साथ उनके ख़तों का जवाब दिया करती थी। भाभी जान बहुत ही मोहब्बत के साथ उनके ख़तों का जवाब दिया करती। इस तरह के नए लिखने वाले ना तो गलत-फ़हमियों का शिकार होकर बहक जाए और ना उनकी दिलशकनी हो। जो नए लिखने वाले हैं, ना तो गलत-फ़हमियों का शिकार होकर बहक जाए वो और ना उनकी दिलशकनी हो। फिर वह शाम को एक जगह ट्यूशन पढ़ाने चली जाया करती थी। भाभी जान फिर शाम में क्या करती है? एक जगह ट्यूशन पढ़ाने चली जाया करती थी। यानी सुबह जागने के बाद से सोते वक़्त तक काम आदमी का है। यानी सुबह जैसे उठे और शाम सोते वक़्त तक आदमी का क्या है? काम है। मशीन मालूम होती थी, भाभी जान मशीन मालूम होती थी, आराम नहीं करती थी, काम से मतलब रखती थी। उनके खत लिखने के शौक से तंग आकर मैंने कहा, ठीक है? इतना खत लिखने के बाद मैं शौक से तंग आकर मैंने कहा, भाभी आपने क्या इल्लत पाल रखी है? क्या इल्लत पाल रखी है? कॉलेज में तो सर खपाती है, कॉलेज में तो जाके मेहनत करती है, सर खपाती है। घर पर भी एक कॉलेज बना रखा है, घर पर भी मेहनत करती है। भाभी बड़े वो बावक़ार अंदाज़ में मुस्कुराई और बोली, अख्तर, इन नए लिखने वालों को कैसे भूल सकती हूँ? जो नए-नए लिखने वाले हैं, इनको कैसे भूल सकती हूँ? ये तो हमारे मुस्तक़बिल की उम्मीदें हैं, है ना? मुस्तक़बिल की यानी आने वाली ज़िंदगी की उम्मीदें हैं। अगर मैं इन पौधों पर रोज़ छिड़काव नहीं कर सकती, उनकी खिदमत नहीं कर सकती कि इनमें फूल लगें और सारा बाग महक उठे, तो कम से कम जो कुछ कर सकती हूँ, वो तो करना चाहिए। यानी हमसे जितने भी आता है, हम उनको बता सकते हैं, उनसे करवा सकते हैं, ठीक है? अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। इस जवाब के बाद कुछ और बोलने की गुंजाइश ही नहीं थी। अख्तर के बाद
कुछ जवाब ही नहीं थी ये सब बातें सुनने के बाद। मैं चुप हो रहा। एक दिन शाम के वक़्त वही लड़की शम्मी उनके पास आई। किनके पास? भाभी जान के पास आई। वही लड़की शम्मी जिनके पढ़ाई की जो पैसे लगते थे वो भाभी जान मदद करती थी उनको, ठीक है? वो बहुत उदास थी, वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन फिर भी नहीं कह सकती थी। भाभी जान को कुछ कहना चाहती थी शम्मी, लेकिन भाभी जान को नहीं कह सकती थी। बार-बार उसके होंठ काँप कर रह जाते थे, ठीक है ना? होंठ थरथराहट कर रह जाते थे और ऐसा मालूम होता था कि अब वो रो देगी। कौन? शम्मी। अब वो रो देगी। भाभी ने हस्ब आदत और उसे बिठाया। हस्ब आदत यानी ज़िद के साथ बिठाया और बातें की। फिर आने की वजह पूछी तो वो कुछ भी ना बोली। शम्मी फिर भी कुछ नहीं बोली। भाभी जितने इसरार के साथ पूछती, मालूम होता कि उसके होंठ इतनी ही शिद्दत के साथ आपस में चिपकते जाते। जितने ही इसरार के साथ पूछती है कि बताओ शम्मी क्या बात है, और उतने ही शम्मी की होंठ चिपकती जाती थी। चिपकते जाते थे। आखिर वो कुछ ना बोल सकी तो भाभी ने उसे पकड़ा। भाभी ने शम्मी को पकड़ा और सोने के कमरे में ले गई, ठीक है? जहाँ पर सोते थे वहाँ सोने के कमरे में ले गई। दरवाज़ा अंदर से बंद किया। दरवाज़ा अंदर से बंद किया और पूछा कि क्या बात है? बताओ, क्या बात है शम्मी, बताओ, आखिर क्या बात है? क्यों ऐसे चुपचाप बैठी है? लेकिन शम्मी कुछ बताने के बदले रोने लगी। नहीं बता सकी, रोने लगी। और भाभी के चुप कराने पर भी रोती गई। भाभी चुप करा रही है और शम्मी रोती रही है, रोती जा रही है, ठीक है? और बड़ी देर के बाद, बहुत देर के बाद भाभी के डाँटने पर उसने बताया कि दूसरे ही दिन उसके भाई के एमए की फ़ीस दाखिल करनी है। यानी शम्मी के जो भाई हैं, उनके एमए की फ़ीस जमा करनी है, दाखिल करनी है और रुपये का इंतज़ाम नहीं हो सका है। शम्मी तो खुद गरीब लड़की है और उनके भाई को एमए की फ़ीस जमा करानी थी और उनके पास, शम्मी के पास पैसे नहीं हो सका है। अब वो इस बात पर शर्मिंदा थी कि भाभी इसके कॉलेज का खर्च देती है, यानी शम्मी के कॉलेज का खर्च देती है। अब वो भाई के लिए फीस मांगे, यानी शम्मी के खर्च खुद उठाती है भाभी जान और उनके भाई का भी खर्च उठाएगी, इसलिए शम्मी कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन दूसरा कोई और ऐसा कोई हमदर्द भी नहीं था कि शम्मी किसी और के पास जाती पैसा मांगने के लिए, नहीं था, कोई हमदर्द नहीं था जिसके सामने वह अपने दिल का बोझ हल्का करती, और वह सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए उनके पास आई थी। किनके पास? भाभी जान के पास आई थी। भाभी ने बड़ी मोहब्बत से शम्मी के गाल पर एक चपत लगाई और बोली, यानी चपत लगाई और बोली कि पगली, इसमें रोने की क्या बात थी? इसमें रोने की क्या बात थी? जो बात थी बोलो मुझसे, ठीक है? इसमें रोने की क्या बात थी? आखिर इसमें शर्माने की क्या बात है? इसमें शर्माने की क्या बात है? हम लोग इस तरह तो एक दूसरे से कहकर अपना दुख दर्द हल्का कर सकते हैं, ठीक है ना? अपना दुख दर्द एक दूसरों के साथ, एक दूसरों को बताकर अपना दुख दर्द हल्का कर सकते हैं। ये कहकर उन्होंने अलमारी खोली। ये कहकर भाभी जान ने ये कहकर उन्होंने अपना अलमारी खोली, ठीक है? ये कहकर उन्होंने अलमारी खोली और छोटी छोटी सोने की दो चूड़ियां लाकर शम्मी के हाथ पर रख कर बोली, यानी जो छोटी छोटी सोने की चूड़ियां लाकर शम्मी के हाथ पर रख कर बोली, ले जाओ, इसे बेचकर तुम्हारा भाई फीस अदा कर सकेगा। जो चूड़ियां, सोने की जो चूड़ियां बनाई थी शम्मी, शम्मी शम्मी को दे दी, ठीक है ना? देने के बाद कहा कि ले जाओ, इसे बेचकर तुम अपने भाई की फीस अदा करना। शम्मी शायद गिर जाती लेकिन भाभी ने उसे संभाल लिया। शम्मी गिर जाती, भाभी ने उसे संभाल लिया और उसकी पेशानी चूम ली और बोली, यानी शम्मी की पेशानी चूम ली और बोली भाभी जान कि शम्मी, सदा ऐसा ही ज़माना नहीं रहेगा, ऐसा ही ज़माना नहीं रहेगा, दिन बदलेंगे, जाओ सवेरे चली जाओ, फिर अंधेरा हो जाएगा। जाओ सवेरे चले जाओ, फिर अंधेरा हो जाएगा। शम्मी चूड़ियों को लेकर चली गई। शम्मी क्या करती है? शम्मी चूड़ियाँ लेकर चली जाती है भाभी के, ठीक है ना? जो ये चूड़ियाँ वो थी जो 2 दिन पहले भाभी जान ने नन्ही रिहाना के लिए बड़ी मुश्किल से बचाकर बनवाई थी और जिसे रिहाना ने सिर्फ एक बार पहना था। जो चूड़ियाँ दी थी भाभी जान ने शम्मी को, वो चूड़ियाँ किसके लिए बनाई गई थी? रिहाना के लिए बनाई गई थी। बहुत मुश्किल से पैसे बचाकर बनवाई थी, लेकिन वो चूड़ियों को रिहाना ने कितने दिन पहना था? सिर्फ एक बार पहना था, ठीक है? सिर्फ एक बार पहना था। चूड़ियाँ देकर भाभी जान बहुत खुश थी। चूड़ियाँ देकर भाभी जान बहुत खुश थी। आजकल के दौर में ऐसा होता है कि कोई सामान देते हैं, दर्द होने लगता है कि पता नहीं वापस होगा कि नहीं होगा। बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। ऐसा नहीं होनी चाहिए, जिसको जो ज़रूरत होती है उसको दे दिया करें। जैसे उनके दिल से पहाड़ जैसा कोई बोझ उतर गया हो। भाभी जान के दिल से कोई पहाड़ जैसा बोझ उतर गया हो। आगे लिखा हुआ है,
मैं 4 दिनों से उनके पास था। 4 दिनों से उनके पास था। अख्तर कह रहे हैं कि मैं 4 दिनों से उनके पास था। एक ज़रूरी काम के सिलसिले में उनसे मशवरा करने आया था। अख्तर कह रहा है कि मैं 4 दिनों से भाभी जान के पास था और एक ज़रूरी काम के सिलसिले में उनसे मशवरा करने आया था भाभी जान से। लेकिन उनकी मसरूफ़ियतें और परेशानियाँ देखकर ना मौका मिला और ना हिम्मत हो सकती, और मैंने सोच लिया कि भाभी से बगैर कोई मशवरा किए और मदद माँगे वापस जाऊँगा। ठीक है? बगैर कोई मशवरा किए और मदद माँगे वापस चला जाऊँगा। कोई मशवरा नहीं करूँगा, कोई मदद नहीं माँगूँगा। हालाँकि मैं अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ़ वही ऐसी आदमी थी जो इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकती थी। लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया कि उनसे हरगिज़ नहीं कहूँगा। ठीक है? मैं उनसे हरगिज़ नहीं कहूँगा। अख्तर कह रहा है, मैं उनसे भाभी जान से हरगिज़ नहीं कहूँगा। आखिर भाभी ने खुद ही कहा, भाभी ने अख्तर से खुद ही कहा, 4 दिनों से आए हो लेकिन कोई बात तक नहीं की। 4 दिनों से आए हो लेकिन कोई बात तक नहीं की हमसे। मैंने कह दिया मैं सिर्फ़ टहलने और आपसे मिलने आ गया था भाभी। मैं सिर्फ़ आपसे मिलने और टहलने के लिए आ गया था भाभी। भाभी फिर बोली, और तुम्हारी शादी का क्या हुआ? अख्तर से कह रहा है कि तुम्हारी शादी का क्या हुआ? सुना है तुम में और तुम्हारे घर वालों में शादी के मसले पर सख्त इख्तिलाफ हो गया है। यानी भाभी जान के लिए सुना है तुमने तुम में और तुम्हारे घर वालों में, यानी अख्तर में और अख्तर के घर वालों में शादी के मसले पर सख्त इख्तिलाफ हो गया है, सख्त नाराज़गी हो गई है। जी हाँ, शादी करने का मतलब है कि या तो मैं अम्मी की पसंद के मुताबिक एक अहमक लड़की से शादी कर लूँ या फिर चुप बैठा रहूँ। अख्तर कह रहा है भाभी जान से कि शादी करने का मतलब है कि या तो मैं अम्मी की पसंद के मुताबिक शादी कर लूँ, या तो मैं अपनी अम्मी की पसंद के मुताबिक एक अहमक यानी एक बेवकूफ़ लड़की से शादी कर लूँ या फिर चुप बैठा रहूँ। वो जमीला, तुम तो जमीला से शादी करना चाहते थे ना? भाभी बोली। भाभी क्या कह रहे हैं अख्तर से कि अख्तर तुम तो जमीला से शादी करना चाहते थे ना? भाभी बोली, अब भी अब भी चाहता हूँ। अख्तर कह रहे हैं कि अब भी चाहता हूँ जमीला से शादी करने के लिए, लेकिन अम्मी ने कह दिया है कि जमीला इस घर में बहू बनकर दाखिल नहीं हो सकती। अम्मी कह रही है कि जमीला जो लड़की है वो इस घर में बहू बनकर दाखिल नहीं हो सकती। मैंने कहा ये तो बड़ा जुल्म है। भाभी जान कह रही है कि ये तो बहुत बड़ा जुल्म है तो लेकिन क्या किया जाए? है तो जुल्म है तो लेकिन क्या किया जाए? बहुत से जुल्म बर्दाश्त करने पड़ते हैं। अख्तर कह रहे हैं बहुत सारे जुल्म बर्दाश्त करने पड़ते हैं, तो अपनी अम्मी की पसंद से शादी कर लो फिर। भाभी जान कह रही है तो फिर क्या? अपनी अम्मी की पसंद से शादी कर लो। अख्तर से कह रहे हैं ये भी नहीं कर सकता भाभी। अख्तर कह रहे हैं ये भी नहीं कर सकता भाभी, मैं शादी नहीं कर सकता। फिर क्या सोचा? भाभी कह रही है फिर क्या सोचा? जब शादी नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो? शादी तो जमीला से ही करूँगा। अख्तर कह रहे हैं कि शादी मैं जमीला से ही करूँगा और घर छोड़ दूँगा। शादी कर लूँगा जमीला से और घर छोड़ दूँगा। मैंने फैसलाकुन अंदाज़ में कहा, फिर तो बिस्मिल्लाह ब्याह कर ले आओ। भाभी जान कह रही है अख्तर से कि तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ो और भाभी ब्याह कर ले आओ, जमीला से शादी कर ले आओ। और यहाँ मेरे साथ रहेगी, मैं भी अकेली हूँ। भाभी जान कह रहे हैं अख्तर से कि जाओ जमीला से शादी करके यानी ब्याह करके ले आओ और यहाँ मेरे पास लेके आओ, मैं भी अकेली हूँ। उफ़! भाभी के ये जुमले सुनकर मेरा सर चकरा गया। ठीक है? यानी भाभी की ये आवाज़ सुनकर, ये बातें सुनकर मेरा सर चकरा गया। अख्तर कहता है कि मेरा सर चकरा गया। ये औरत है या अज़्म हिम्मत का सुतून? ये तो पूरे दिन अपने कामों में मसरूफ़ रहती है, अपने कामों में लगी रहती है। अब मैं भी इनके घर एक औरत लेके आऊँगा, अपनी बीवी को लेकर आऊँगा, और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी इनके घर पे। हर रोज़ एक नया बोझ अपने लिए बढ़ा ही जाती है। यानी जो भाभी जान है, हर रोज़ एक नए-नए बोझ बढ़ा ही जाती है। खुद अपनी ज़रूरतें और ज़िम्मेदारियाँ क्या कम है? जितनी भी तुम्हारी ज़रूरतें हैं, तुम्हारी जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये कम है क्या? ये बहुत है। मगर हिम्मत है, भाभी जान में मगर हिम्मत है, और सिर्फ़ हिम्मत के सहारे शौहर की दूरी और नज़रबंदी का गम हँस-हँस कर भुला दिया जाती है। मैंने सोच समझ कर जवाब दिया, ठीक है? मैंने सोच समझ कर जवाब दिया, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अब देर होगी, भाभी जमीला बीमार है अभी। अख्तर कह रहे हैं कि भाभी जान जमीला तो अभी बीमार है, कैसे लेके आ सकते हैं उसको? जमीला बीमार नहीं थी, अख्तर बहाना मार रहे थे भाभी से कि जमीला बीमार है, जमीला नहीं आ सकती है। जमीला बीमार नहीं थी बल्कि बिल्कुल अच्छी थी। अख्तर यहाँ झूठ बोला है, बहाना बनाया है, लेकिन अगर मैं ये नहीं कहता तो फिर ज़िद पर आ जाती। अगर मैं ये नहीं कहता भाभी से कि जमीला अच्छी है, बहुत बढ़िया है, अच्छी है,
तो ये भाभी जान जिद करती कि जाओ अभी लेके आ जाओ, जाओ अभी लेके आ जाओ। मैंने बहाना मार दिया, अख्तर यहाँ पर बहाना मार दिया। हालांकि हकीकत ये थी कि मैंने फैसला किया था कि भाभी से मशवरा करने के बाद ही जमीला से शादी कर लूँगा। यानी भाभी से मशवरा करके ही मैं जमीला से शादी कर लूँगा और उसे उनके पास रख कर कहीं तलाश रोज़गार में निकलूँगा। जमीला से शादी कर जमीला को अपने भाभी जान के साथ रख दूँगा और मैं कहीं रोज़गार यानी पैसे कमाने के लिए पैसे कमाने के लिए निकल लूँगा। भाभी जमीला की बीमारी की खबर सुनकर बहुत अफ़सोस करने लगी और बोली, भाभी जमीला की बीमारी सुनकर बहुत अफ़सोस करने लगी और बोली, जबकि जमीला बीमार नहीं है, सचमुच जमीला बड़ी प्यारी लड़की है। भाभी जान कह रही है, सचमुच जमीला बहुत प्यारी लड़की है। फिर मैं बाहर चला गया और सोचा कि रात की गाड़ी से चला जाऊँगा। ठीक है? फिर मैं बाहर चला गया, अख्तर कह रहा है, फिर मैं बाहर चला गया और सोचा कि रात की गाड़ी से चला जाऊँगा। 4 बजे वापस आया तो देखा कि भाभी जान बहुत उदास बैठी है। जब वापस आया तो देखा कि भाभी जान बहुत उदास बैठी है। उनके हाथ में एक तार है जिसको वह हाथ में लिए हुए हैं। एक तार है, ठीक है? उनके हाथ में, भाभी जान के हाथ में एक तार है जिसको वह हाथ में लिए हुए हैं। बस देखती जा रही है। उनके चेहरे का गोरा रंग बिल्कुल स्वाला हुआ था, स्वाला हो गया था। जो गोरा रंग होता है वो स्वाला हो गया था भाभी जान की, ठीक है? स्वाला हुआ था। मैं चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गया और पूछा, अख्तर कह रहा है कि मैं चुपचाप होकर उनके पास बैठ गया और पूछा, तार कैसा है भाभी जान? यह तार थी जिसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है? जो तार होता है लिखा हुआ, उसमें तार में लिखा हुआ रहता है हर चीज़। तार कैसा है भाभी जान? अख्तर, भाभी जान ने तार मेरे हाथ में दिया। भाभी जान ने तार मेरे हाथ में दे दिया और मेज़ पर सर रख कर फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगी। तार में कुछ लिखा होगा, कुछ बातें लिखी होगी, ठीक है ना? वह तार अख्तर के हाथ पर दे दिया और भाभी सर मेज़ पर रखकर फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगी। मैंने तार पढ़ा, भाई जान को 4 साल की सज़ा हो गई थी। भाई जान को फिर से 4 साल की सज़ा हो गई थी, ठीक है ना? मैंने कुछ देर के बाद बमुश्किल कहा, बहुत मुश्किल में कहा, भाभी जान सब्र कीजिए, भाभी जान सब्र कीजिए, अभी तो आपको ऐसे इम्तिहानों की मंजिल से और भी गुजरना बाकी है। यानी ऐसे-ऐसे इम्तिहान आपकी ज़िंदगी में और भी आएगी। आपको सब्र रखना है, सब्र के साथ काम को अंजाम देना है। और भाभी को जैसे सुकून आ गया, ये बात सुनकर भाभी को सुकून आ गया कि हाँ, सब्र रखना ही ज़रूरी है। और वो उठ बैठी और बोली, भाभी जान उठ बैठी और बोली, ठीक कहते हो अख्तर, मैं अगर परेशान हुई तो बच्चे और परेशान होंगे। मैं अगर परेशान हो गई तो बच्चे और भी ज़्यादा परेशान होंगे। इतना कहकर वो उठी और मुँह हाथ धोने चली गई। ठीक है? भाभी जान इतना कहकर उठी और क्या किया कि मुँह हाथ धोने चली गई। जब वापस आई तो मालूम होता था कि बस एक लहर थी। वो एक लहर थी जो आई और गुज़र गई। यानी 4 साल की सज़ा एक लहर थी जो आई और गुज़र गई। बताओ। लेकिन हम लोग जितनी देर तक चाय पीते रहें, भाभी की नज़र बार-बार पुराने सिंगार मेज़ पर रखी भाईजान की तस्वीर का तवाफ़ करती रही। भाभी की नज़र बार-बार हम लोग जितनी देर तक चाय पीते रहे, सब मिलकर जितनी देर तक चाय पीते रहे, भाभी की नज़र बार-बार पुराने सिंगार मेज़ पर, जो सिंगार मेज़ होती है, सिंगार मेज़ पर रखी भाईजान की तस्वीर का तवाफ़ कर रही थी, बार-बार देख रही थी तस्वीर की तरफ। उसी वक़्त उन्होंने बताया कि उनके पासपोर्ट की दरख़्वास्त नामंज़ूर हो गई है। ठीक है? उनकी पासपोर्ट की जो दरख़्वास्त होती है, वो नामंज़ूर हो गई है और इसी रात उन्हें दिल्ली जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? उसी रात उनको दिल्ली जाना बहुत ज़रूरी है। उसी रात भाभी जान दिल्ली चली गई। भाभी जान उसी रात क्या कहाँ चली जाती है? दिल्ली चली गई और मैं भी वापस हो गया, अख्तर भी वापस हो गया। रात के सन्नाटे में रेल गुज़रती जाती रहती है। रेल गुज़रती जा रही थी। रात के सन्नाटे में रेल गुज़रती जा रही थी और मुझे ऐसा मालूम होता था कि अंधेरी रात में भाभी जान मुझे रोशनी दिखा रही थी। अख्तर कह रहे हैं कि अंधेरी रात में भाभी जान मुझे रोशनी दिखा रही थी। इतना मुसीबत है भाभी जान के अंदर, फिर भी भाभी जान खुशी-खुशी ज़िंदगी गुज़ार रही है, बिल्कुल नो टेंशन होकर। ठीक है ना? जितने भी परेशानी आती है, तो परेशानियों के साथ सामना करना चाहिए। रेल तेज़ी के साथ गुज़रती जा रही थी और मेरे दिल में नए इरादे, नए हौसले पैदा हो रहे थे। यानी रेल तेज़ी के साथ गुज़रती जा रही थी। रेल तेज़ी के साथ गुज़रती जा रही थी और मेरे दिल में नए इरादे, नई सोच, नई हौसले पैदा हो रहे थे। नई उम्मीदें और नई उमंगें जाग रही थी। यहाँ तक आपका चैप्टर मुकम्मल हो जाता है और इससे आगे की वीडियो में हम लोग
इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? अगर चैप्टर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है? थैंक यू।